Empower yourself with knowledge. Subscribe to Osli Class and unlock your full potential. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल असली क्लास में। अब जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारी फिजिक्स की सीरीज में अब चलेगा हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को इसी क्लास में, इसी वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे विद क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन से। तो देखो, सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी खोलते हो ना, तो लॉज ऑफ मोशन पहले तो इंट्रोडक्शन आता है, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आता है एरिस्टोटल फैलेसी। तो वो आप खुद पढ़ लेना। एरिस्टोटल फैलेसी में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, बस रीड कर लेना, उसके क्वेश्चन रीजन बनते हो जाएंगे। ना मेन मुद्दा आता है लॉज ऑफ मोशंस का। अब पहला लॉ, दूसरा लॉ, आप सबको होते हैं 3 लॉ होते हैं, तो पहले उन 3 लॉ को पढ़ लेते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जो लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है ये कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। ये कह रहा है कि हर एक बॉडी अगर वो रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी अगर वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी में ही रहेंगे जब तक, कब तक, अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। नाउ अब आपने पढ़ा होगा इनर्शिया पढ़ा होगा। अब इनर्शिया की कई बच्चों को डेफिनेशन नहीं पता होगी, इनर्शिया होता क्या है आखिर, तो देख लेते हैं वही। इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है और वो है किस पे, रेस्ट पे। तो अब क्या होगा, जब हम इसे मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो ये अपने मतलब स्टेट ऑफ जो मोशन है इसका, उसे चेंज होने में रेजिस्ट करेगा। अब जिस प्रॉपर्टी से, जिस मास की प्रॉपर्टी से वो ये रेजिस्ट कर पा रहा है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अपोज या फिर रेजिस्ट कर पा रहा है, उसे ही हम कहते हैं इनर्शिया। समझ गए? ठीक। अब इनर्शिया जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी जितना ज़्यादा मास होगा। अब ये एक छोटा सा पत्थर है और ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक। तो अब बताओ आप कि किसको मूव करना इजी होगा? ऑब्वियसली इसे होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास भी कम है और इनर्शिया भी कम है, और कॉमन सेंस भी लगाओगे तो इसको ही मूव करना ज़्यादा इजी होगा। तो इनर्शिया जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, इनर्शिया बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। नाउ अब इसके आते हैं टाइप्स। टाइप आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या होते हैं, अब एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज 2 दोस्त हैं, ये उनकी सुपर बाइक, ये इनकी सुपर बाइक। अब 2 दोस्त हैं, एक दोस्त यहां पे बैठा है और ठीक है, एक दोस्त यहां पे बैठा है, ठीक। एक दोस्त यहां पे बैठा है, एक दोस्त यहां पे बैठा है। यह है मोहन और ये है रोहन। नाउ इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझेंगे सबसे पहले। इनर्शिया आप सबको पता है क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल सी बात है, रेस्ट है तो यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या रहेगी, उसका स्टेट ऑफ मोशन रहेगी क्या, रेस्ट, ठीक। तो अगर रेस्ट में है तो यानी वो मोशन में आने में, मतलब रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन में आने को रेजिस्ट करेगा, मोशन में आने को अपोज करेगा, उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं। 2 दोस्त हैं, इस वाले ने बाइक स्टार्ट करी, तो अब ये वाला जो है ना, ये वाला पीछे की तरफ थोड़ा झुक गया। अब क्यों झुका? क्योंकि इसकी जो अपर बॉडी है, जो इसकी, अब इसको डाइसेक्शन करते हैं कि इसका बायोलॉजी में थोड़ा आ जाओ। डाइसेक्शन तो सीधा होता है वैसे, लेकिन हम कमर से काट लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोहन की इतनी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट पे ही रहे, और इतनी बॉडी बाइक के साथ चाहती है कि चले जाए। अब ऐसे थोड़ी कि वो अलग हो जाएगी, नहीं ना, अब फाइनल डेस्टिनेशन थोड़ी चल रही है इधर। तो ये वाली जो बॉडी है वो थोड़ी ऐसे पीछे आ जाएगी, और जब बाइक स्टार्ट होती है तो सबके साथ आपने सबने एक्सपीरियंस करा होगा कि होता कैसे है, ठीक। तो ज़्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। नाउ आता है इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन भी सिंपल सा है। अगर ये जो सुपर बाइक है इनकी पहले से ही चल रखी है, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन इनका हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, एस्केलेटेड मोशन भी हो सकता है, तो कोई भी मोशन हो सकता है, सिंपल मैं मोशन लिख रहा हूँ, ठीक। तो सिंपल अगर वो मोशन में है तो वो अपोज करेगा किस में आने में, रेस्ट पे आने में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने अब देखो मोशन में कोई चीज़ है तो मोशन में वो एस्केलेट भी हो सकती है, डी एस्केलेट भी हो सकती है। अब एस्केलेट होगी यानी वो दोबारा पीछे जा सकती है, दोबारा ऐसे ही होगा कि जो रोहन है उसकी अपर बॉडी जो होती है, रोहन की जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी वो पीछे आने की कोशिश करेगी और लोअर बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी, इसलिए थोड़ा सा और झटका लग जाएगा उसे, ठीक। अगर वो डी एस्केलेट करता है यानी अगर ब्रेक मारता है तो रोहन की जो अब ये लोअर बॉडी है वो चाहती है कि बाइक के साथ वो रुक जाए, लेकिन उसकी अपर बॉडी है वो चाहती है कि वो भाई उड़ जाए। तो रोहन जो है वो मोहन ने एकदम से ब्रेक मार दी, रोहन सीधा यहाँ पे आके गिर गया, ठीक। अब रोहन की हड्डी पसली टूट गई। अब भाई लड़के हैं, लड़के ऐसे तो होते नहीं है कि हाथ टूट गया अब घूमने नहीं जाएंगे, घूमने तो जाना है, जरूर जाना है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में क्या होगा, ले गए रोहन और मोहन को पिकनिक, दोनों भाई घनिष्ठ मित्र, दोनों चले गए पिकनिक। अब यहाँ पे मान लो बस है ये, ठीक। अब वो बस में जा रहे हैं, अगेन ड्राइंग पे मत जाना भाई, ठीक। ये बस हो गई, ये बस की खिड़की हो गई। अब अगेन रोहन को पसंद थी कौन सी वाली खिड़की वाली सीट पसंद थी, तो मोहन बैठा था इस सीट पे और रोहन बैठ गया इस सीट पे, ठीक। और आपको याद दिला दूं कि रोहन का भी अभी एक्सीडेंट हुआ है, तब भी वो खिड़की वाली सीट पे बैठा है। मतलब थोड़ी प्रिकॉशंस तो रखनी चाहिए रोहन को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब इस रोड पे चल रही है इनकी बस, ठीक। अब बस ने लिया टर्न, बस ने ऐसे नहीं, फिर रोहन को गिराने में मज़ा नहीं आएगा, ये इस रोड पे, हाँ अब आएगा मजा। इस रोड पे चल रही है, ये पत्थर इस रोड पे नहीं है, ये पत्थर अलग ही डायमेंशन का है, ठीक। तो अब बस वाला बहुत तेज चला रहा है, एकदम से कट आया, उसने कट मार दिया और रोहन खिड़की के बाहर जाके गिरा। क्यों गिरा भाई, गिरा क्यों? क्योंकि देखो ये रही सीट बस की, रोहन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक, आराम से पॉपकॉर्न खा रहा है। उसको क्या पता था उसके साथ दोबारा दुर्घटना हो जाएगी। तो उसकी जो लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी चाहती है कि यार वो वहीं पे रुका रहे, है ना। यानी अब देखो यहाँ पे रेस्ट पे भी नहीं हो रहा, मोशन पे भी नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में ये बस चल रही है। लेकिन जैसे ही मोड़ आया तो डायरेक्शन बदल गई, यानी वेलोसिटी बदल गई, यानी एक्सेलरेशन बदल गई। इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे वेलोसिटी बदल रही है तो यानी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन आ गया यानी वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन लिंक करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोशन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है कि डायरेक्शन भी मुड़ रही है, ठीक। तो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अब रोहन जो है हाँ रोहन ही था ना, ठीक। अब रोहन की जो लोअर बॉडी चाहती है वो चाहती है किस डायरेक्शन में जाने की, बस की डायरेक्शन में। बस इधर मुड़ी है ना, इधर मुड़ी है बस, तो रोहन की लोअर बॉडी भी इधर ही मुड़ना चाहती है। लेकिन रोहन की जो अपर बॉडी है, जिसने पहले भी उसका एक्सीडेंट कराया था, वो चाहती है कि भाई वो खिड़की के बाहर चले जाए। क्यों? क्योंकि इसी रोड पे आ रहा था। तो रोहन की जो अपर बॉडी चाहती है वो चाहती है इस यहाँ पे आए, और रोहन की लोअर बॉडी चाहती है कि वो बस के साथ चले जाएं। अब सुनो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि देखो सर, जब ये बाइक पे बैठा था तब इसकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी अलग अलग क्यों काम कर रही है? मतलब है तो बायोलॉजिकली जॉइंटेड, तो अलग अलग काम क्यों कर रही है? ये बाइक के साथ जा रही है, ये बाइक के अलग जा रही है, अलग अलग क्यों काम कर रही है? सिंपल सी बात है, रोहन की जो इतनी बॉडी वो बाइक से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो बाइक से डायरेक्टली अटैच्ड है। चाहे इतनी बॉडी ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी बॉडी है तो वो चाहेगी कि बाइक के साथ ही जाए। अब ऐसा थोड़ी होता है जैसे ये ढक्कन है, ये इसका ढक्कन है, मैं इसे फेंकूं तो ढक्कन इसके साथ नहीं जाएगा, ढक्कन बोलेगा मैं यहीं रुकूंगा, तुम पेन को फेंको, ठीक। ऐसा थोड़ी होता है।
तो रोहन की जो अपर बॉडी है वो चाहती है कि इसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे थे, इस डायरेक्शन में आ रहे थे तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक। और लेकिन रोहन की जो लोअर बॉडी वो चाहती है इस डायरेक्शन में जाए। तो अब रोहन की अपर बॉडी के ज़्यादा बल आ गया और ये खिड़की के बाहर गिर गया और रोहन भाई, नहीं चिंता मत करो, रोहन भाई को कुछ नहीं हुआ, किया रोहन भाई सुपरमैन बन गए, ठीक। तो यहीं पे हमारा इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया पूरा की पूरा खत्म हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नाउ हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमारा सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी उसमें उसका जो मोमेंटम है वो जो चेंज हो रहा है, मतलब मोमेंटम जितना भी चेंज हो रहा है उसको डिवाइड कर दो जितना भी टाइम में वो चेंज हो रहा है। सिंपल सा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, ठीक। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल यानी फाइनल का मोमेंटम और इनिशियल का मोमेंटम, इन दोनों को माइनस करके रेट निकालना है हमें, तो यानी टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T। ठीक है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई करी जा रही है। सिंपल सी बात है, अगर कोई फोर्स अप्लाई करी जा रही है तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगी, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स, या फिर आप लिख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम, आपको जो मोमेंटम का चेंज है वो आएगा। ये दूसरी डेफिनेशन ये कहती है, एंड के बाद वाली, पहली वाली कहती है कि जितना भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ फोर्स, वो भी कौन सा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ जाए। एक्सटर्नल की जगह सब EXT फिर डॉट लगा के ब्रैकेट लगा देना, हो जाएगा, ठीक। तो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय T। अब इससे एक डेरिवेशन आती है, 2 नंबर में पूछ ली जाएगी ज़्यादा, वो क्या है? लेकिन 2 नंबर में पूछ ली जाएगी, लेकिन उससे क्वेश्चन 3-3, 4-4, 5-5 नंबर के भी बन सकते हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स, लेट्स से फोर्स एरा, अब फोर्स एरा P इनिशियल T, ठीक है। ना P क्या है? P है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक। तो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू अ फाइनल, क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस वेक्टर लगा दो क्योंकि ये सब वेक्टर ही में ही है, ठीक। माइनस मास इंटू, अब मास तो सेम ही रहेगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी से तो आएगा। अब T क्या है? T का T रखो। नाउ फोर्स एक्सटर्नल मान लो F है, फोर्स एक्सटर्नल मान लो कैपिटल F है, ठीक। तो कैपिटल F यानी फोर्स एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M V वेक्टर माइनस U वेक्टर बाय T, ठीक है। तो V माइनस यू बाई टी क्या होता है? एस्केलेशन होता है। तो V वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाई टी क्या हो जाएगा? A वेक्टर यानी एस्केलेशन का वेक्टर, तो F वेक्टर एंड मास और एस्केलेशन का वेक्टर इज इक्वल्स टू T वेक्टर, ठीक है। एस्केलेशन का वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे T वेक्टर क्यों ला रहा हूँ, सॉरी। तो फोर्स आ जाएगा किसके बराबर? सॉरी, फोर्स आ जाएगा मास इंटू एस्केलेशन के वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलेशन।
जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे के कांस्टेंट। के कांस्टेंट लगाया तो के, अब यहाँ पे आपको ना लिखना पड़ता है कि के बाय एक्सपेरिमेंट जो के होगा ना वो 1 के बराबर होगा। के अगर 1 के बराबर है तो फोर्स आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। वेक्टर आप खुद लगा लेना। ठीक, तो ये जो डेरिवेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 नंबर में पूछी जा सकती है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। नाउ अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि ये तो हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे मैं एक टॉपिक डाल देता हूँ साइड में, यहीं पे डाल देता हूँ। अरे भाई, कंजर्वेशन, टाइम पे ना इन पे इंक डालनी पड़ती है भाई, बहुत जल्दी खत्म होती है ये, पता नहीं क्या है। अब खोल के डालता हूँ फिर ये बह जाती है। कंजर्वेशन ऑफ, अब देखो कितना बढ़िया चल रहा है, इसको भी सही से लिखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपल सी बात कहता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। अब कब कंजर्व रहेगा? जब एफ एक्सटर्नल यानी जो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, वो काफ़ी ज़्यादा कह रहा हूँ, वो जो एफ एक्सटर्नल जब 0 होगा तब मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। अब चेक करते हैं कि ऐसा ठीक है कि गलत है। इफ़, यहाँ पे कंडीशन डालना मत भूलना, इफ़ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0 देन एफ एक्सटर्नल अगर 0 के बराबर है तो हमने ये देखा था। अब देखो मैं यहाँ पे सीधा प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मान लो प्रोपोर्शनल का साइन मैंने हटाया तो इस पूरे पे मैं के लगाऊंगा। सिंपल सी बात, यप लगाते हैं, सीधा लगाते हैं, क्यों इतना झंझट पाले। यही वाली इक्वेशन में इधर लिख रहा हूँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं जल्दी से, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन बन गई। अब बाय एक्सपेरिमेंट जो के है वो 1 के बराबर है, देयरफॉर फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज के, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज के बराबर हो गया। ठीक, नाउ जब एफ एक्सटर्नल जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो 0 हो, जब एफ एक्सटर्नल जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो 0 हो तब क्या होगा? तो एफ एक्सटर्नल अगर मैं 0 मान लूं तो क्या मैं कह सकता हूं अगर एफ एक्सटर्नल 0 मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 0 जो होगा वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगा, क्योंकि टी तो इधर भेज दिया है। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ फाइनल इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ इनिशियल? हाँ बिल्कुल कह सकते हो सर, क्योंकि इनिशियल आपने इधर भेज दिया और ज़्यादा तो थोड़ी करा है आपने। ठीक, तो मोमेंटम ऑफ फाइनल माइनस इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ इनिशियल। अब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि मोमेंटम आपका कंजर्व रहा है जब एफ एक्सटर्नल 0 है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मोमेंटम कंजर्व तभी रहेगा जब एक्सटर्नल जो फोर्स है वो 0। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रही है, जैसे
जैसे अगर कोई सिस्टम के बाहर से फोर्स लग रही है तब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, एक इजी कराऊंगा एक हार्ड कराऊंगा। एक क्वेश्चन एक बार ले लूँ मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक गन है, ठीक है। यहाँ पे एक गन है, गन का ट्रिगर भी भाई मैं ठीक, यहाँ पे गन है। अब गन में पड़ी है क्या, एक बुलेट। अब इनका मास जान लेते हैं। गन का मास आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, चलो मैं ही बना देता हूँ। गन का मास आपको दे रखा है, मान लो 50 किलो की थोड़ी होगी, 5 किलो मान लो, ठीक। 5 किलो की आपकी गन है और बुलेट की आप मान लो 5 ग्राम। ये अज्यूम मेजरमेंट्स हैं, इनको ज़्यादा दिल पे ना लेना, ठीक। तो अगर मैं जब फायर करूँगा तब जो रिकॉइल वेलोसिटी इसकी होगी, पहली बात तो ऐसे एक बार दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आपने भी सबने करा होगा 9th में, आई होप, ठीक। ये क्वेश्चन आपने 9th में भी कर रखे हैं सारे, मैं तो बस अभी आपकी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। तो अगर जब मैंने इसे फायर करा तो बुलेट गई कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये फायर हुई है। क्लाउड बना देते हैं भाई, लगे कि हाँ रफ्तार में जा रही है, ठीक। और अब आपको बतानी है कि रिकॉइल वेलोसिटी पता है ना, रिकॉइल वेलोसिटी भी हम गन फायर करते तो जो पीछे की तरफ गन पीछे कितनी पीछे, मतलब कितनी तेज़ी से पीछे जा रही है, उसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो आपको रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है किसकी, गन की ऑब्वियसली। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आराम से लगा सकते हैं, लगा देते हैं। एक बार रेड पेन ले लूँ। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, या गिवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहा, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज ये आपका इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है, ठीक। तो इनिशियल स्टेज का मोमेंटम बराबर होगा फाइनल स्टेज के मोमेंटम के, पक्की बात, ठीक है सर। तो 5 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5/0.005 kg, ठीक। तो 0.05 kg, तो बुलेट का मास है 0.05 kg और गोली का जो मास है, मतलब बंदूक का मास है, गन का मास है 5 kg। तो टोटल मास कितना होगा यहाँ पे वेलोसिटी तो दोनों की ही सेम है। अगर मैं सिंपली ऐसे लिखूं कि मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू, ये मोमेंटम है पूरा, मोमेंटम ऑफ मतलब इनिशियल मोमेंटम है वैसे ये, तो यू लगाते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड यस आल्सो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। पहले बुलेट लिखते हैं, हम गन लिख देते हैं वी। नाउ जो यू भी है, अब अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू भी यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी यू जी भी 0 है, तो एम बी और एम जी यू बी और यू बी कॉमन ले लिया, एम डी और एम जी एक बार प्लस कर लेंगे, वो हो जाएगा कितना 5.005
केजी वेजी आपको लगाना हो लगाना, वरना तो लास्ट में लगाते हैं, कैलकुलेशन में कोई यूनिट्स की महत्वता नहीं है। अब वी बी वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है 50 मीटर पर सेकेंड। मास क्या है, मास है 0.005 प्लस वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन सिंपल सी बात, वेलोसिटी गन तो निकालनी है ना हमें, तो एक्स लेट कर लेते हैं। अब मास ऑफ गन क्या है, मास ऑफ गन है हमारा 5 किलो। तो अब इसे निकाल लो, ये 0.05 या 50, ठीक है, हो तो जाएगा ये वैसे। ठीक, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आप इसे सॉल्व करके अपनी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो आप निकाल सकते हो। ये हो गया इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा आता है हार्ड क्वेश्चन पे। पहले चलो यहाँ पे हो जाएगा हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन आपके पास यहाँ आता है कि मान लो ये एक बॉम्ब है, ठीक, एक बॉम्ब है। अब इसके जब ये फूटा, जब ये एक्सप्लोड हुआ तो इसके तीन फ्रेगमेंट्स बने। एक बना m/2 का, एक बना m/2 का, एक बना m/4 का, 3 फ्रेगमेंट्स बने और दूसरा बना m/4 का। ठीक, अब ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें बता रखा है कि कैसी डायरेक्शन है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो थीटा है वो हमें दे रखा है θ1, और यहाँ से यहाँ तक का जो थीटा है वो हमें दे रखा है θ2। वैसे θ1 एंड θ2, और ये तो सिंपल सी बात है, ये तो 180 पे जा रहा है, ये 180 पे इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब आपको बताना है, अब आपको बताना क्या है कि हाँ, अब आपको सिंपल सी बात बताना है कि इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हम थीटा की पहले वैल्यू रखेंगे, इनमें से वेलोसिटी की भी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी और किसी एक की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी निकालेंगे कैसे, यहाँ पे हमारा लगेगा वेक्टर। अगर वेक्टर नहीं आता है तो मोशन इन प्लेन पूरा डाल रखा है, उसमें 2 घंटे का लेक्चर है, वो 1 घंटा पूरा वेक्टर ही सिखाया है, तो जाके सीख लेना। तो अगर वेक्टर आपको लगाना पड़ेगी तो यहाँ पे हमारा ये वेक्टर कंपोनेंट है, इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो थीटा के पास वाला हमारा बने, अगर मान लो ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, ये v3 से जा रहा है, तो v1 के पास वाला यहाँ पे टूटेगा v1 cos थीटा, और यहाँ पे टूटेगा v1 sin थीटा। ऐसे ही यहाँ पे v3 जो है, v3 अगर इधर की तरफ तोड़ेंगे, 2 ही कंपोनेंट टूटते हैं, तो v3 अगर इधर की तरफ तोड़ेंगे तो थीटा की दूर वाला है, तो ये हो जाएगा v3 sin थीटा, और वहीं पे इधर की तरफ तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा v3 cos थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिंपल सी ट्रिक कह लो, या फिर पहली बात तो यहाँ पे आप मोमेंटम लगाओगे कि इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे पहले तो 0 था, पहले ही थोड़ी फूट गया था, फूटते ही थोड़ी पैदा हुआ था। पहले ये फूटा नहीं था, एकदम रेस्ट पे था, फिर जब फूटा है, जब ये बम फूटा है तब m/4 इधर, m/4 इधर और m/2 मास इधर आया है। ठीक, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा। अब इसके कंपोनेंट निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि x और y डायरेक्शन में हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मली आप सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपको लगाना है तो आपको x डायरेक्शन और y डायरेक्शन अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब x डायरेक्शन में लोगे तो x डायरेक्शन आप मान लो ये ले रहे हो तो इसका कोई कंपोनेंट होगा, लेकिन अगर y डायरेक्शन में तो इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है। लेकिन ये यहाँ पे y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin थीटा और यहाँ पे v3 sin थीटा। अब एक और बात, आपको हमेशा ऐसे प्लस माइनस, अगर एक डायरेक्शन को आप ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस मान रहे हो और तो नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, इधर वाली राइट वाले डायरेक्शन को आप प्लस मान रहे हो तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, या फिर नेगेटिव मान रहे हो तो प्लस इधर वाली को प्लस मानो तो इधर वाली को नेगेटिव मानो, एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमारी एक और थ्योरी बनती है जिसे हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी कैसे बनी है वो देखो, मैं ये वाला जो फॉर्मूला है वो उधर उठा रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू
चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। नाउ फोर्स इनटू टाइम अगर मैं कर दूं, फोर्स इनटू टाइम अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा किसके बराबर, चेंज इन, सीधा लिखता हूं मैं, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, डेल्टा चेंज दिखाता है तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर। नाउ फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम हमारा होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, देखो इम्पल्स समझने से पहले एक कंसेप्ट समझो। अगर कोई बॉल है, कोई बॉल मैंने दीवार पे फेंक के मारी, बहुत तेज फेंक के मारी, कितनी तेज की दीवार पे लगी और लग के तुरंत बाउंस हो गई, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, वहाँ पे आप फोर्स और टाइम नापना आपके लिए दिक्कत हो सकता है, आप कर ही नहीं पाओगे। आप फोर्स और टाइम इतने छोटे पीरियड के लिए अनसर्टेनिटी आपकी आएगी, आपका एरर आएगा। लेकिन फोर्स इनटू टाइम आप नाप सकते हो। अब आप कहोगे सर कैसी बात करें, जो हम फोर्स और टाइम ही नहीं नाप सकते तो हम उनका प्रोडक्ट कैसे नापेंगे। सही बात है, एकदम बहुत जेन्युइन डाउट है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि फोर्स इनटू टाइम इनके प्रोडक्ट के बराबर क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो हम निकाल सकते हैं, हम मास तो हमें पता होगा, वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी कितना हो रहा है। एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल सिंपल सा आपका एनसीईआरटी का है एग्जांपल 4.4। अ बैट्समैन हिट्स back a ball straight in the direction of a bowler without changing its initial speed 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड से और बैट्समैन ने यूँ एकदम ऐसे मारी है और जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी उसी डायरेक्शन में वो वापस गई है। यानी अगर वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, पॉजिटिव की डायरेक्शन में, पॉजिटिव की डायरेक्शन लट कर लो, तो अगर वो इस उल्टी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन है लेकिन बस पाथवे सेम है, बस डायरेक्शन थोड़ी उल्टी हो गई है तो माइनस में चली जाएगी। ठीक, माइनस में चले गई। अब इफ द मास ऑफ द बॉल इज, मास आपको दे रखा है, मास ऑफ बॉल इज कितना दे रखा है 0.15 kg, 0.15 kg आपको दे रखा है। तो अब आपसे पूछा है आप उसमें इम्पल्स बताओ कि बॉल में इम्पल्स कितना आया, तो मास इतना दे रखा है और टाइम हमें पता नहीं है, तो सीधा इम्पल्स क्या होता है, ये फोर्स इनटू टाइम ही इम्पल्स होता है। और जो एक शॉर्ट, एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए एक लार्ज फोर्स जब लगे उसे इम्पल्स कहते हैं, और जो फोर्स लग रही है उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो मास ऑफ द बॉल हो गया 0.15 kg। नाउ ये तो हो गया मास। अब मास के साथ साथ हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम तो हम निकाल नहीं सकते, टाइम हम निकाल नहीं सकते, ना फोर्स निकाल सकते, ना हमें क्वेश्चन में दिया है। तो वेलोसिटी दी होगी, तो वेलोसिटी हम देख लेंगे, डिटरमाइन द इम्पल्स। ठीक है, वेलोसिटी देख लेंगे। वेलोसिटी हमें 12 मीटर दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी जो माइनस में जा रही है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा, देखो नहीं समझ आ रहा दोबारा समझाता हूँ। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम हमारा इम्पल्स होता है जो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर। अब हम फोर्स और टाइम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इतना बड़ा लार्ज फोर्स लग रहा है उसे हम नहीं नाप सकते, तो उनका प्रोडक्ट तो क्या ही नापेंगे हम, क्या ही मेजर कर पाएंगे। लेकिन हम डेल्टा पी नाप सकते हैं और वो इम्पल्स के बराबर होता है। तो अगर हमने डेल्टा पी नाप लिया तो यानी हमने इम्पल्स भी नाप लिया। तो डेल्टा पी नापने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा पी नापने के लिए सिंपल सा हम करेंगे, डेल्टा पी नापने के लिए हम करेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल क्या है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन ले लो, मास तो कॉमन, हाँ मास कॉमन ले सकते हो। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पहले थी 12, माइनस का माइनस, और पहले थी माइनस इनिशियल में। सबसे पहले देखना फाइनल में उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, बॉल ऐसे आ रही थी, बैट्समैन ने मारी एकदम उसी पाथवे में, लेकिन डायरेक्शन उल्टी कर दी तो माइनस में चली जाएगी ये। नाउ माइनस के बाद अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव में आ रही है, तो पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 12 जगह 12 12 24 हो जाएंगे। मास कितना है, मास हमारा 0.15 इंटू -24, और इम्पल्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और टाइम की होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड।
इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो आ रहा है आपका 3.6 न्यूटन सेकेंड एंड ऑफ कोर्स माइनस में। ठीक, तो ये आपका आ गया आंसर किसका, दो रूट का मास कॉमन लिया v माइनस यू ठीक। हाँ, तो ये आपका इम्पल्स, और इम्पल्स भी आपका हो चुका है ख़त्म। अब सीधा हम आते हैं अपने थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ पे बढ़ने से पहले एक रॉकेट वाला भी केस आता है। रॉकेट वाले केस में क्या होता है, वहाँ पे मास कांस्टेंट रहता है, मतलब मास कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि देखो ये रॉकेट है, अब रॉकेट में सिंपल सी बात है, अब मेरे को नहीं पता कि हाइड्रोजन कहाँ फिल होती है, लेकिन इतना पता है कि हाइड्रोजन फिल होती है, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह फिल होती है, तो हाइड्रोजन का भी कुछ मास होगा। अब जब रॉकेट ऊपर जाते चले जाएगा, इसकी बात नहीं कह रहा मैं कि जैसे मान लो ये रॉकेट जा रहा है तो रॉकेट से पार्ट डिटैच हो जाते हैं ना, उसकी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जैसे रॉकेट ऊपर जाते जाते तो हाइड्रोजन बर्न होते चले जाता है, तो हाइड्रोजन अगर बर्न हो रहा है तो यानी मास कम हो रहा है, तो वहाँ पे मास कम हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स आपको बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं, फोर्स एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंटम होता है, मोमेंटम को खोलेंगे ये आएगा, मास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू में टाइम पीरियड कह रहा हूँ, इनटू में वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रॉकेट का एफ एक्सटर्नल आ जाएगा कि एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है रॉकेट पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो गया लॉ ऑफ मोमेंटम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अलग अलग केसेस बनते हैं, और 5-5, 4-4 नंबर, 2-2 नंबर के, ऐसा लगता है कि पूरा पेपर इसी से बना है। इससे बहुत सवाल आते हैं भाई। आप मान लो एक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये वाला क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट भी तोड़ने पड़ेंगे, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो ये आपका 3 नंबर में आ सकता है, ये डेरिवेशन 2 नंबर में आ सकती है, ये इम्पल्स वाला फॉर्मूला, इम्पल्स वाला याद नहीं रहता बच्चों को, इम्पल्स सोचते हैं कि अच्छा फोर्स इंटू टाइम, बच्चे सोचते हैं यार टाइम तो दिया ही नहीं है, मैंने तो टाइम दिया, 1-2 मिनट रुको ना, इसे बंद कर दो। हाँ, बच्चे सोचते हैं कि यार टाइम तो दिया ही नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो आप पता चल गया ना कि अब डेल्टा पी निकालो, डेल्टा पी ही फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है। और एक ये वाली डेरिवेशन शायद आ सकती है, लेकिन इस डेरिवेशन के एप्लीकेशन बहुत आते हैं। ये एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, बस यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और ये रॉकेट वाला केस तो आप मार्क कर लेना, मार्क, कि अगर आ गया तो आपसे नहीं होना, अगर पढ़ के नहीं गए तो। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है, बच्चा ये नहीं सोचता कि यार मास चेंज हो रहा होगा, बच्चा इतना दिमाग लगाता ही नहीं है ना, वो सिर्फ ये सोचता है कि यार वेलोसिटी ऊपर जा रहे, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी तो कम हो जाती होगी, तो कुछ भी कर देता है भाई, कुछ भी करके आंसर निकाल देता है, लेकिन वो भी आंसर गलत हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अब आप बन गए हो असली क्लास के स्टूडेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोमेंटम हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं ना अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही प्यारा लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, ऐसा हमारी फिजिक्स कहती है, मतलब न्यूटन बाबा कहते हैं। तो नोट करने की क्या बात है? नोट करने की बात दो बातें हैं कि फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। पहले वाली डेफिनेशन को आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, जैसे ए और बी हमारे पास दो बॉडीज हैं, ए बी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगी और दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में अकर होती है। जो मैंने फोर्स लगाई है एक वो वाली फोर्स, और जो रिएक्टेंट जो इक्वल और अपोजिट फोर्स लाई है रिएक्टेंट के तौर पे एक वो वाली फोर्स, तो दो फोर्स हमेशा पेयर में चलेंगी। फोर्स ऑन अ बॉडी A by B इज इक्वल टू द अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी B by A। क्या कहेगा कवि?
कवि कह रहे हैं कि जो बी वाला जो फोर्स लग रहा है बी पे ए के द्वारा, यानी फोर्स लग रहा है जो ए पे, फोर्स लग रहा है ऑन द बॉडी है, फोर्स लग रहा है जो ए पे बी के द्वारा, और जो फोर्स लग रहा है बी पे ए के द्वारा, वो दोनों की दोनों फोर्स इक्वल हैं। ठीक है, सही बात, पहले ही हम देख चुके हैं, और अपोजिट भी है, ये भी एकदम सही बात है, यानी कभी हमारे सही कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। अब पता नहीं दोबारा क्या कहेंगे कभी। द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड द फोर्स ऑन बी बाई ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट। तो कभी कहना चाहते हैं कि जो हमने ए पे फोर्स करा, मतलब ए पे हमने जो फोर्स लगाया बी के द्वारा और बी पे जो फोर्स लगाया ए के द्वारा, तो वो ऐसा नहीं है कि बारी बारी से लगे कि पहले तू लग फिर मैं लगता हूँ, पहले तू लग फिर मैं लगता हूँ, ऐसे नहीं होता। वो दोनों एक ही टाइम पे लगे हैं। अब इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो। जब मैंने मार्कर इस बोर्ड पे मारा है तो बोर्ड भी मार्कर पे एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये इसकी जो पाथ वे वो डिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल से मतलब हुआ कि जब मैंने बोर्ड पे मार्कर मारा तो उसके बाद रिएक्शन नहीं हुआ, एट द सेम इंस्टेंट हमारा रिएक्शन हुआ है। अब मैंने दीवार पे बॉल मारी, अब बॉल मारने से ही जो दीवार पे इस पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो एक ये वाला इम्पैक्ट, खुल जा, एक ये वाला इम्पैक्ट है ना, जो बॉल ने इस पे बॉल पे मारा है, और ब्लैक पेन से, और एक जो वॉल ने बॉल पे मारा है, यानी जो दीवार ने बॉल पे मारा है और जो बॉल ने दीवार पे मारा है, वो सेम टाइम पे ही लगेंगे। अब चाहे आपके पास बाद में बॉल आए चाहे ना आए, बॉल मिले चाहे ना मिले, लेकिन जो उनका रिएक्शन एक्शन वाला फंडा होगा वो सेम टाइम पे ही चलेगा। तो बस इतना सा ही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और हाँ, इससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इसके जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा गलत चले जाता है। असर्शन रीजन में अगर आ जाए तो असर्शन रीजन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो क्वेश्चन में इसके कंसेप्ट्स आते हैं। अब जैसे आप आगे इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो इक्विलिब्रियम में भी आप इक्वल और अपोजिट फोर्स ही पढ़ रहे होंगे। हालांकि डायरेक्ट नहीं पढ़ोगे, लेकिन उसी के वे में पढ़ रहे होंगे ताकि आप बॉडी को इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट पे रख सको। तो आइए नाउ, अब हमारा कोइंसिडेंटली टॉपिक भी इक्विलिब्रियम ही है, तो आइए पढ़ते हैं अपना इक्विलिब्रियम। अब हमारा टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आना चाहता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बराबर बांटना, यानी वो जनरली रेस्ट पे होगा। देखो, जब भी मैं कोई हैशटैग में बातें लिखता हूँ ना, तो आप भाई उसे एकदम मार्क कर ले करो कि हाँ ये ट्रिक है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को याद नहीं रहता, मेरी आदत हो चुकी है अब नोट्स बनाते बनाते कि हैशटैग में मैं अपनी ट्रिक्स वगैरह लिख लेता हूँ। तो जनरली इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई सच थ्योरी टाइप है नहीं, जितना टाइप है सारा प्रैक्टिस का है, यानी प्रैक्टिस का है और न्यूमेरिकल टाइप है। तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं, बायोलॉजी थोड़ी है जो पढ़ाते चले जाऊँ, आपको करके दिखाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इक्विलिब्रियम, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इक्विलिब्रियम की स्टेट में रखना चाहता हूँ तो हैशटैग यानी ये एक ट्रिक है, वो जनरली रेस्ट पे रहेगा। हमें उसे रेस्ट पे टिका के रखना है, ये नहीं कि ऐसे वो मूव हो रहा है इधर मूव हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अगर वो रेस्ट पे रहेगा तो यानी v और u उसका बराबर होंगे, ठीक, 0 के बराबर होंगे। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, v o बराबर तो मोमेंटम कंजर्व, p फाइनल और p इनिशियल कंजर्व। देन f एक्सटर्नल, जो f एक्सटर्नल होगा वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम तभी कंजर्व रह सकता है जब f एक्सटर्नल 0 हो, कोई एक्सीलरेशन ना हो, ठीक। तो ठीक है, f एक्सटर्नल भी 0 हो गया। अब f एक्सटर्नल के साथ साथ f एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन, f एक्सटर्नल इन y डायरेक्शन, f एक्सटर्नल इन z डायरेक्शन भी 0 होगा। अभी तक हमें पता है कि हम किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी वेक्टर को 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, z, y और x। y और x आपको पता है, z आपको नहीं पता है। z आपको दे रखा होगा, कोई दिक्कत आती थोड़ी है, i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में दे रखा होगा, आप निकाल लोगे। नाउ ऑब्वियसली भी यहाँ तो निकालना नहीं है, तो 0 ही रख के चलना है। तो फोर्स 0 होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। फिर अब एक नई टर्म आ जाती है, टेंशन। टेंशन वैसे आपके लिए नई टर्म कहाँ है ना? टेंशन आपके लिए नई टर्म कहाँ है? साइंस लिया तब से टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन क्या होता है? एक एक्सियल फोर्स है ऑन द लीनियर एलिमेंट्स। जो भी लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, लीनियर एलिमेंट्स
क्या होते हैं, जैसे कोई रॉड हो गई, कोई वायर हो गई, है ना, ऐसे कोई जैसे सीधे सीधे एलिमेंट हो गए, कोई रॉड हो गई, कोई वायर हो गई, या फिर आप कह सकते हो कोई डंडा हो गया। ठीक, नाउ हमारे पास मैंने आपको टेंशन में अब थोड़ी ना वो आ जाती है प्रैक्टिकल वाली बातें कि अगर टेंशन वाली बात नापे कैसे। यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ काम आता है, ये इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड हर एक किसी एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमारे होते ही होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं टेंशन क्या है। अब ये जो मोटी सी मैंने लाइन बनाई है ना, ये जो मोटी सी मैंने लाइन बनाई है, अब एक्सियल फोर्स, हाँ एक्सियल फोर्स क्या होता है, फोर्स का तो सबको मतलब पता है, जो लीनियर एलिमेंट पे फोर्स पड़ता है वो हो गया। अब एक्सियल फोर्स क्या है, एक्सियल फोर्स वो फोर्स जो एक्सिस पे रखता है, यानी अगर ये रॉड है, अगर ये रॉड है तो इसके इस एक्सिस पे, इसके इस एक्सिस पे जो भी फोर्स लगेगा वो टेंशन कहलाएगा। ठीक है, तो एक्सियल फोर्स ऑन अ लीनियर एलिमेंट इज कॉल्ड टेंशन। अब इसे नापते कैसे हम, ये मैंने सरफेस बनाया है, ये फिक्स्ड सरफेस है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मोटा बना दिया, आप किसी और कलर से पेन से बना सकते हो। ठीक, तो ये है फिक्स्ड सरफेस। नाउ अब देखो, ये थ्रेड जा रही है, एक हमने एक मास लटकाया हुआ है हमने, या फिर आपकी सूत्र एक बॉडी लटकाई हुई है, बॉडी मतलब ये नहीं, इंसान नहीं, मास की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो मास हमने लटकाया हुआ है, नीचे mg खींच रहा होगा, अभी वो सब छोड़ते हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि ये जो थ्रेड है इस पर कौन कौन से टेंशन लग रहे हैं, ये जो थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 बॉडी मास पे, यानी जो मास हमारे पे उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तभी वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, वरना तो ग्रेविटी नीचे खींच लेती है इसे, है ना। इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जनरली रेस्ट पे रखना होता है, और रेस्ट पे रखने के लिए एफ एक्सटर्नल 0 करना होता है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी यहाँ पे कुछ फोर्स नहीं लगा रही, मतलब लगा रही है लेकिन कैंसिल हो जा रहा है उसका फोर्स। तो थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के ऊपर टेंशन आ रहा है, तो टेंशन वो कैसे ऊपर की तरफ लगेगा, तो लेट से T1, थ्रेड 1 के लिए T1 और थ्रेड 2 के लिए T2। T से थ्रेड नहीं है, T फॉर टेंशन, थ्रेड 1 के लिए टेंशन 1, थ्रेड 2 के लिए टेंशन 2, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है इनकी, तो हम वेरिएबल लेट कर रहे हैं। अब किसी भी फोर्स के लिए XYZ किसी भी फोर्स के लिए हमेशा इक्वल और एक अपोजिट फोर्स लगता है। हाँ जी, बिल्कुल लगता है। तो एक यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब सरफेस, ये जो थ्रेड है ये सरफेस को क्या नीचे खींच रही हैं, बिल्कुल खींच रही हैं। क्या आप एक बात बताओ मेरे को, मैं अब पृथ्वी पे खड़ा हूँ, या फिर आप भी खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। ठीक, पृथ्वी पे खड़े हो तो पृथ्वी को आप अपनी तरफ खींच रहे हो या पृथ्वी आपको खींच रही है, इतना तो आप जानते हो कि पृथ्वी आपको खींच रही है, लेकिन क्या पृथ्वी को आप खींच रहे हो? जी बिल्कुल आप खींच रहे हो। क्यों? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अभी ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे। अगर इस दुनिया में कुछ ना हो, इस दुनिया में सब एकदम तन्हा हो जाए, तो और सिर्फ मैं और पृथ्वी बचे, ठीक, तो हम दोनों आपस की तरफ, एक दूसरे की तरफ सेंट्रली मास की तरह एक आपस में खींचते चले जाएंगे। ठीक, तो ये जो थ्रेड है ये इस पे फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ, ठीक है, इधर भी और इधर भी, और ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, इनके लिए भी एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन वाला फोर्स लगना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ये। तो ये तो हो गई टेंशन की बात कि टेंशन कैसे कहाँ पे कैसे लग रही है। नाउ अब बात आते हैं कि इसमें क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, हम इनमें क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप FBD बनाना सीखो। क्या बनाना सीखो? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? पहले आप कोई भी मास है आपका, तो उसे सर्कल ले लो। पहली बात सर्कल ले लो, या
अब वो आपकी मर्जी है, आप स्टार ले लो, सर्कल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। तो ये हो गया हमारा सर्कल। सर्कल में हमारे पास m मास है। अब इसके थीटा बना दो। ज़्यादा कुछ नहीं होता फ्री बॉडी डायग्राम में। फ्री बॉडी डायग्राम वैसा ही होता है जैसा ये जो नॉर्मल डायग्राम है, बस इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, कि बस हम वहाँ पे फोर्स दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे ये थ्रेड नहीं दिखाएंगे, हम वहाँ पे फोर्स दिखाएंगे, और ये सरफेस तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि सरफेस से ही थीटा नाप रहे हैं हम। तो फोर्स यहाँ पे कैसा लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है, इस डायरेक्शन में T2 लग रहा है। एक बार तो ऐसे ठीक करना, हाँ जी, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में T2 लग रहा है और इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है, और नीचे भी तो कुछ लग रहा होगा, वो है mg। अब एक और बात, नीचे mg क्यों लग रहा है? नीचे तो सिर्फ ग्रेविटी लगनी चाहिए थी, सिर्फ g लगना चाहिए था। यहाँ पे mg क्यों आ रहा है, g क्यों नहीं आ रहा? उसका कंसेप्ट जानोगे? जानो फिर। mg एक फोर्स है, क्योंकि नीचे तो फोर्स ही लग रहा होगा ना, आखिर जो मास बॉडी जिसे नीचे खींच रहे है वो ग्रेविटी थोड़ी खींच रही है, वो ग्रेविटी का फोर्स खींच रहा है। तो ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी का फोर्स सिंपल सा है, फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। g क्या है? g क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो ग्रेविटी फोर्स नहीं है, वो ग्रेविटी जो g है, ये आप बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है इस g को लेकर। ये g जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये g ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। मेरे शब्दों पे गौर करना, ठीक है, कि जो g है वो ग्रेविटी नहीं है, जो g है वो एक फोर्स नहीं है, वो एक्सेलरेशन है, वो सिर्फ एक एक्सेलरेशन है। तो मास और फोर्स बनाने के लिए मास भी चाहिए, तो मास किसका लेंगे? मास लेंगे इसका, और एक्सेलरेशन हमारा ग्रेविटी। तो mg फोर्स से ये नीचे जा रहा होगा, mg फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रही होगी, T2 इधर खींच रहा है, टेंशन फोर्स इधर आ रही है और एक टेंशन फोर्स इधर आ रही है। अब आप पूछ सकते हो सर हमने यहाँ पर क्यों नहीं मास लिया? तो देखो यहाँ पे हमने पहली बात तो वेरिएबल ली है, जो T1 और T2 है ये x और y आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं। यहाँ पे हम अगर मास पता होता तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके 10 या 9.8 जो भी रखना हो वो निकाल के हम रख देते। तो अब हमारे पास एंगल देख लेते हैं हम, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब डायरेक्शन डिनोट कर लो, ये हो गई x डायरेक्शन, ये हो गई y डायरेक्शन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन भी डिनोट कर लो कि किस चीज़ को आप पॉजिटिव लेने वाले हो, किस चीज़ को नेगेटिव लेने वाले हो। ये सारी चीज़ें अगर आप डिनोट करके रखते हो तो फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आप भाई बहुत भयंकर सॉल्यूशंस, बहुत भयंकर इक्वेशंस बनती है। उसमें हल्का सा प्लस माइनस का गड़बड़ा आ जाए तो मैथ की तरह आधा नंबर नहीं कट जाते हैं पूरे नंबर, ठीक। तो y हो गया, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव मान रहा हूँ, इस डायरेक्शन को भी प्लस मान रहा हूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव मान रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने डिनोट कर दिए। अब आगे टेंशन। अब देखो मेरे को क्या करना है मैं बता देता हूँ। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे। पहली बात, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज़ की? इक्विलिब्रियम की, कि टेंशन टू और टेंशन 1 और टेंशन 2 आपको निकालने के लिए कह सकता है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इन सबसे पहले आपको लिखना है, कोई भी आपके पास सोल्यूशन हो, कोई भी आपके पास सोल्यूशन कह रहा हूँ, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, सबसे पहले लिखना है इन x डायरेक्शन, या फिर आप y डायरेक्शन सॉल्व करना चाहो तो y डायरेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले x डायरेक्शन करता हूँ उसके बाद y डायरेक्शन करता हूँ। तो इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में क्या हो रहा है? अब x डायरेक्शन के लिए अलग FBD बना सकते हो, y डायरेक्शन के लिए अलग FBD बना सकते हो। बनाना चाहते हो या यहीं पे मैं कंपोनेंट खोल दूँ, क्योंकि यहीं पे भी मैं खोल सकता हूँ कंपोनेंट। कैसे? T1 है, T1 अल्फ़ा के पास खोलेगा, तो अल्फ़ा के पास वाला जो खोलना है वो हो जाएगा क्या? T1 cos थीटा। और इधर T2 है, इधर खुलेगा, ये इधर की तरफ खुलेगा, तो इधर हो जाएगा T2 cos थीटा। नाउ T1 अगर इधर की तरफ खुलेगा, y डायरेक्शन में खुलेगा, तो ये हो जाएगा T1 sin थीटा।
क्योंकि थीटा के ये थीटा के पास नहीं खुल रहा है, थीटा के दूर खुल रहा है, और वैसे यहाँ पे भी थीटा है, ये थीटा के एक और चीज़ यहाँ पे कॉस थीटा की जगह आप अल्फ़ा लगाओ, क्योंकि थीटा में गिवन है ना अल्फ़ा, और यहाँ पे बीटा, क्योंकि जो T2 है उसका थीटा बीटा है। भाई ये राइम बन रही है आजकल, चलो कोई नहीं, ऐसे इंटरेस्ट बना रहता है वन शॉट में, वरना इतनी देर का वन शॉट कौन देखता है आजकल। आप देख रहे हो, आप बहुत बढ़िया बच्चे हो, कीप इट अप। तो T1 अगर ये थीटा है तो थीटा यहाँ पे अल्फ़ा है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, T1 साइन अल्फ़ा, और वैसे ही T2 भी अगर इधर की तरफ खुल रहा है तो साइन में खुलेगा, और यहाँ पे थीटा बीटा है तो T2 साइन बीटा लिख देते हैं, पॉजिटिव थोड़ा हटाते हैं इसे, T2 साइन बीटा। ठीक है, अब mg देखो, mg पूरा की पूरा ही y डायरेक्शन में है, तो जब अगर mg का आप कंपोनेंट x डायरेक्शन में लेना चाहते हो तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन mg का आप कंपोनेंट अगर लेना चाहते हो तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं mg का सब कुछ तो y डायरेक्शन में है, समझ रहे हो ना। जैसे T1 x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के बीच में था तो हमने कंपोनेंट तोड़ दिया, लेकिन mg का कहाँ कंपोनेंट तोड़ेंगे, वो तो पूरा y डायरेक्शन में है। तो x डायरेक्शन में देख लेते हैं, x डायरेक्शन में T1 cos थीटा, x डायरेक्शन में T1 cos अल्फा, T1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू T2 cos बीटा। तो T1 की वैल्यू क्या हो गई, T2 cos बीटा बाय cos अल्फा। उसी तरह हम y डायरेक्शन के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं इन y डायरेक्शन। अब कोई जेन्युइन डाउट आ सकता है, या किसी बच्चे का भी जेन्युइन डाउट आ सकता है कि सर आपने आगे क्यों नहीं सॉल्व करे, इतना ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि देखो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, इनका थीटा अलग है, यहाँ पे T2 और T1 की वैल्यू भी अलग है। T1 अगर T1 आता तो मैं काट देता, cos अल्फा cos बीटा के बराबर बता के बीटा और अल्फा को इक्वल बता देता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो y डायरेक्शन में, अगर y डायरेक्शन में देखो तो y डायरेक्शन में ऊपर के चीज़ें पॉजिटिव मानी है। देखो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में आप सोच रहे ना कि सर यहाँ पे T1 आपने नेगेटिव में लिया था तो T1 के आगे नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, वो हम लेते हैं जब हम होल सम इक्वेशन बनाते हैं कुछ इस प्रकार से कि T2 cos बीटा माइनस अब लिया ना, माइनस T1 cos अल्फा। अब ये क्या है, ये एक फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में fx यानी f एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो होगा इसके बराबर। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो T1 इधर पहुँच जाएगा, अल्टीमेटली T1 cos अल्फा इक्वल्स टू T2 cos बीटा बन जाएगा, और वही इक्वेशन आपकी वापस आ जाएगी। तो मैं सीधा लिखता हूँ, मैं सीधा इक्वेशन बनाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं सीधा ये लिखता हूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव डायरेक्शन एंड देन सॉल्व कर देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, अभी यहाँ पे ये चीज़ रेस्ट में है, अगर मान लो ये चीज़ नीचे जा रही होती तो mg T1 और T2 ये इनकी जो वैल्यू है ये वेरिएबल में आ रही होती, ये क्योंकि हर पल बदलती रहती है दुनिया, है ना। तो T1 और T2 और mg की तो शायद नहीं बदलती, लेकिन T1 T2 बदलते रहते, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम एक सूडो फोर्स लगाते हैं। तो सूडो फोर्स अभी बताएंगे आपको, सारी चीज़ें बताएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी पहले y डायरेक्शन देखते हैं। y डायरेक्शन क्या है, T2 साइन बीटा प्लस T1 साइन अल्फा। 2 मिनट रुक गया यार, इसमें भर लूँ इंक। पता है अभी जब ये शॉट लेने से पहले जस्ट 5 मिनट पहले इंक भरी है इसकी, और भी जितनी अब भरी है ना एकदम लबालब कि यहाँ पर भी गिर जाए उतनी,
इसको खोल के भरूंगा या फिर खुला ही रह जाता है, टूटा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खोल के सब पहुँच लेंगे यार। ठीक है, देखो 2 मिनट रुकना, इसे पहुँच लूँ मैं। हाँ जी, सो T2 साइन बीटा T1 साइन अल्फा ले लिया था हमने। ये किसके बराबर हो जाता है? ये बराबर हो जाता है mg। देखो कितना प्यारा, कितना मक्खन चल रहा है। ऐसे ही चलता रहे तो इसे पढ़ेंगे लिया, नहीं पढ़ेंगे। तो नाउ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला में जाएं। यहाँ पे हमने T1 की एक्सप्रेशन डिराइव कर ली। अब अगेन मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी डेरिवेशन नहीं है, आपको याद रखना है। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, कोई चिंता नहीं है कि जब ऐसी कंडीशन होगी तब आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे और कर दोगे। लेकिन पहली बात तो आपकी स्टेप मार्किंग में मार्क कर जाएंगे, और दूसरी बात कि इसमें ना गलतियाँ भी हो सकती हैं। आप सोच सकते हो यार अल्फ़ा ऊपर था या बीटा नीचे था, क्या था क्या आखिर, है ना? अल्फ़ा बीटा ऊपर था या फिर अल्फ़ा ऊपर था क्या, या फिर T1 इधर साइड था या इधर साइड था, बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन जब आप सिंपल ये याद रखोगे कि एक x डायरेक्शन बनानी है, एक y डायरेक्शन बनानी है, इक्विलिब्रियम है, तो यानी f एक्सटर्नल 0 होगा और सॉल्व कर देना है। y डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन के इक्वल रख देनी है, सॉल्व कर देना है। वैसे ही y डायरेक्शन में भी यही होगा, T2 साइन बीटा एंड T1 साइन अल्फा इक्वल्स टू mg। तो T2 साइन बीटा और T1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैंने एक्सप्रेशन देखी है अभी, T1 इक्वल्स टू T2 कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा। तो ये साइन T1 के बराबर में मैं लिख देता हूँ। तो T2 साइन बीटा का T2 साइन बीटा लिख देते हैं पहले, ठीक है, साइन बीटा प्लस T1 की जगह रख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, T2 कॉस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा। और इसी के साथ ये हो गई T1 की वैल्यू, इसी के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg। अभी पहले यहाँ की चीज़ें सॉल्व करते हैं, फिर वहाँ पर भी जाएंगे। तो कॉस अल्फा और यहाँ पे क्या है 1, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। ये जगह T2 साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन में, या अपॉन में क्या, पहले प्लस वाली चीज़ लिख लेता हूँ, T2 कॉस बीटा साइन अल्फा, और यहाँ पे है कॉस अल्फा इक्वल्स टू mg। नाउ अब अगर आपने मैथ्स ले रखी है तो आपको पता होगा कि अगर मैं T2 बाहर निकाल लूँ तो साइन बीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा साइन अल्फा एक फॉर्मूला बना रहे हैं। वो फॉर्मूला है, जी हाँ बिल्कुल ठीक, साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। लेकिन एक बात सुनो, अगर आप इसमें बायो वाले हो और इसमें फंस जाते हो तो यार आपके लिए एक रिकमेंडेशन है, आप मैथ्स का कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं, बस एक ट्रिगो का चैप्टर कर लो, हो जाएगा काम। और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, मैंने भी पढ़ी है तो आप भी पढ़ लोगे, ठीक। तो T2 इज इक्वल्स टू, नाउ अब मैं सीधा या प्रॉपर्टी लिखूं, चलो पेपर नहीं कर रहा ना मैं, तो सीधा ऐसे ही करते हैं। साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा। ये डॉट पता है ना क्या डिनोट करती है, मल्टीप्लाई। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू mg। तो अब T2 की क्लियर वैल्यू हम निकाल सकते हैं, T2 का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। T2 का एक्सप्रेशन डिराइव करने पे हमारा आ जाएगा mg कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमने T1 की T1 और T2 इन दोनों की एक्सप्रेशन डिराइव कर ली है, मुबारक हो। अब एक स्पेशल केस बनता है कि मान लो
जरूरी थोड़ी है ये अल्फा और बीटा। हम पहली बात एक को पहला क्वेश्चन पहले क्लियर करते हैं कि हमने ये अल्फा लिया ये बीटा लिया, ऐसा क्यों, दो अलग अलग वेरिएबल क्यों लिए। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे एक मास लटका हुआ है और वो मास किससे लटका हुआ है, दो थ्रेड से, एक ये रही एक ये रही, ठीक। तो अब मैं थ्रेड चाहे ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना, तो भी वो लटका ही रहेगा, थोड़ा मास इधर से इधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसे हल्का सा कर दूंगा तो वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्या वो नीचे गिरेगा, नहीं ना, तब भी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, अल्फा और बीटा ये तो हमने अपनी सिमेट्रिकल सहूलियत की वजह से, सिमेट्रिकल साइकोलॉजी की वजह से हमने सीधे सीधे बना दिया, बराबर बना दिया। बराबर भी कहाँ बनाए हैं, एग्जैक्ट बराबर नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि थोड़े बहुत बराबर बना दिया है। हमें लग रहा है कि ऐसे कि ये बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। नाउ एक केस बनता है, एक हैशटैग केस बनता है। अब ये ट्रिक नहीं है, रेड रंग से है हैशटैग, ये एक अलग केस है कि इफ जहां भी आ जाए वो केस है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। इफ एफ एक्सटर्नल में भी था, या आप कह सकते हो जहां पे भी आ जाए अल्फा। तो इफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अगर अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है तब क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अल्फा अगर बीटा के बराबर हो गया तो ये बीटा और ये अल्फा, तो अल्फा की जगह बीटा रख दो या बीटा की जगह अल्फा रख दो, कुछ भी कर दो, लेकिन एक ही जगह रखना, वरना तो मान लो बीटा की जगह आपने अल्फा रख दिया, अल्फा की जगह बीटा रख दिया, तो भी वेरिएबल अलग अलग हो गए, तो कैसे काटोगे। तो अल्फा रख के देख लेते हैं, अल्फा तो रखा ही पड़ा, कॉस बीटा की जगह अल्फा रख दिया और इनको काट दिया, तो T1 जो हो जाएगा वो T2 के बराबर हो जाएगा, T1 जो हो जाएगा वो T2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक बार T2 वाली एक्सप्रेशन में, यानी वाई डायरेक्शन वाली एक्सप्रेशन में भी रख के देख लेते हैं। अल्फा यहाँ पे अल्फा तो है ही है, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा रख दिया, वो 2 अल्फा हो जाएगा। अब साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, सॉरी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, हाँ ठीक है, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, तो T2 का एक और वेरिएबल आ जाएगा, मतलब एक और इस वाली कंडीशन के लिए इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी mg बाय 2 साइन अल्फा। अगर ये वाली समझ नहीं आई दोबारा समझा देता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा ये बन जाएगा, बीटा की जगह अल्फा रखा गया, ये जाएगा 2 अल्फा। अब एक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मैंने आपको कहा है कि कर लो, करना चाहते तो कर लेना, तो उसी में आपको प्रॉपर्टी दे रखी है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, अब थीटा क्या है, अल्फा है, तो अल्फा यहाँ पे भी है कॉस अल्फा और नीचे भी कॉस अल्फा होगा, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा गया, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 और साइन थीटा, तो थीटा क्या था अल्फा, तो T2 इक्वल्स टू mg बाय 2 साइन अल्फा। एक और हमारी एक्सप्रेशन तैयार हो गई है। तो यहीं पे आपका इक्विलिब्रियम समाप्त होता है, बिल्कुल समाप्त होता है। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करने आने चाहिए कि हाँ, आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, मेथड एक ही रहेगा कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अलग अलग सॉल्व कर दो। जो चीज़ एक्स डायरेक्शन से उठा के आप वाई डायरेक्शन में रख सकते हो, सिंप्लीफाई करने के लिए, वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए। आपको लग रहा है, अब देखो यहाँ पे T2 था, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे साइन बीटा, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे mg है, सब चीज़ अलग अलग है, सारी अलग अलग वेरिएबल है। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात बताओ, हमने 1 वेरिएबल सॉल्व करना सीखा था, मैथ्स की बात पे आते हैं, हमने 1 वेरिएबल सॉल्व करना सीखा था, हमने 2 वेरिएबल में भी इक्वेशन सॉल्व करना सीख रखा है, हमने 3 वेरिएबल में भी इक्वेशन सॉल्व करना सीख रखा है। लेकिन हम करते क्या है, 2 वेरिएबल है, एलिमिनेट करके उसको पहले 1 वेरिएबल में लाएंगे, देन सॉल्व करेंगे। ऐसी 3 वेरिएबल है, एलिमिनेट करके 2 वेरिएबल लाएंगे, 1 वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता 1 वेरिएबल में ही है, लेकिन हम जुगाड़बाजी करके 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल का भी मेरे को पता नहीं है, बाकी 3 वेरिएबल तक भी सॉल्व कर देते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, वेरिएबल को कैंसिल आउट करते जाओ, कॉमन चीज़ें आती चले जाएंगी, आपका आंसर निकलते चले जाएगा। कॉमन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, कॉमन सेंस अपने अंदर डेवलप करो, आपका इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा, आपकी फिजिक्स पूरी हो जाएगी यार कॉमन सेंस पे। ठीक, नाउ ये इक्विलिब्रियम भी हमारा समाप्त हो चुका है।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पुली पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पुली। अब देखो, आपको पहले ही मैं बता दूं कि पुली भी पिछले वाले टॉपिक की तरह थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है बिल्कुल भी, इसको भी प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन के जरिए आपको पुली और सूडो फोर्स के कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। तो देखो, जो जनरल चीज़ें बनती है पुली में वो बनती है इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन पे आप एक बार सीख गए तो आप जो नॉर्मल ऐसे वाले पुली आते हैं ना, कि ये आपका एक सरफेस है और यहाँ से दो ब्लॉक बांध रखें, ये पुली है। तो ये वाले भी सीख जाओगे, एक बार इंक्लाइंड वाले सीख गए तो ये वाले भी, ये तो हलवा लगने लगेंगे, है ना। इंक्लाइंड वाले में ही दिमाग घूमता है। अब वो घूमता क्यों है आप देखते हैं। M1 का पहले हम FBD बनाएंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ले लेते हैं ये हमारा M1 और M2। वैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते चले जाते। तो क्वेश्चन मान लो M1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम इधर, फिर M2 का सॉल्व कर रहा हूँ तो M2 का इधर। तो मैं आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए बना रहा हूँ कि हाँ आपको इजी रहे। ठीक, तो M1 पे, अब M1 खड़ा है पुष्पा की तरह ऐसे टेढ़ा करके, ठीक। लेकिन M1 अगर ऐसे खड़ा है तो ग्रेविटी उसके सामने झुकेगी? बिल्कुल नहीं झुकेगी। बेशक पुष्पा को ग्रेविटी के सामने झुकना पड़ जाए तो M1 के आगे, मतलब M1 के आगे ग्रेविटी झुकेगी नहीं, तो ग्रेविटी तो भाई सीधी ही लगेगी ना। ये थोड़ी कि M1 अगर टेढ़ा हो गया है तो ग्रेविटी कह रही है चल मैं भी टेढ़ी लग जाती हूँ, तो ग्रेविटी टेढ़ी नहीं लगेगी, ग्रेविटी एकदम सीधी लगेगी। वो लगेगी M1 G फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब इधर ये जो रस्सी है और ये रस्सी है, ये एक ही रस्सी है, ठीक। अब पता कैसे चलेगा? ऑब्वियस ही बात है यार, पुली है ये, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे कोई बीच में ब्लॉकेज थोड़ी है कि अगर मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक होता तो मैं कह सकता था कि यार मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि ये वाली रस्सी और इधर जो ब्लॉकेज की इधर वाली रस्सी है वो एक बराबर है, मतलब एक ही रस्सी है, दो रस्सी हैं, और वो भी दो ही रस्सी होती। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा होता, M1 की तरह कोई ब्लॉक रखा होता, तो उस ब्लॉक से M1 को कनेक्ट करने के लिए ये रस्सी तो पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि पहले वो इस रस्सी से M2 को कनेक्ट कर दिया, ऐसे थोड़ी M3 से एकदम यूँ निकाल के M1 पे कनेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता ना। तो जी गाइस, तो ये वाली, और अगर यहाँ पे एक ब्लॉक होता तो वो अलग अलग रस्सियाँ होती, लेकिन अलग अलग रस्सियों पर अलग अलग टेंशन होता है। लेकिन जब यहाँ पे सेम ही रस्सी है तो सेम टेंशन लगेगा, T और T। तो T इधर की तरफ लग रहा है, लगा देते हैं T, टेंशन इधर की तरफ लग रही है। फिर उसके बाद mg हो गया, टेंशन हो गया, ठीक है। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक। अब एक बात हमारे ध्यान से सुनो, ये हमारे पास इंक्लाइंड जो प्लेन है ये हमें थीटा ना दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 30, 60 डिग्री। लेकिन हम 90 माइनस थीटा ही लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख दिया 9 माइनस थीटा, समझ जाना, क्योंकि इतनी जगह नहीं है उधर, इतना जूम करूँगा फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दो तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। तो एक नीचे लगेगा हमारा mg कंपोनेंट्स। हाँ, एक काम कर सकते हैं ना, फोर्सेस ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा mg लग रहा है, और एक थीटा यहाँ पे बना है, एक 90 डिग्री यहाँ पे बना है, और यहाँ पे बना है 90 माइनस थीटा वाला थीटा, ठीक है। तो mg के, अगर मैं m1g के कंपोनेंट खोलूँगा तो वो खुलेगा एक इस डायरेक्शन में और एक खुलेगा वो इस डायरेक्शन में। इनको मैं ब्लैक कलर से खोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिफ्रेंशिएट रहेंगी चीज़ें। एक खुलेगा यहाँ पे ब्लैक डायरेक्शन से, ब्लैक डायरेक्शन कह रहा हूँ, इस डायरेक्शन से, और एक खुलेगा इस डायरेक्शन से। यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा वाला खुलेगा? अब ध्यान से सुनना, ये चीज़ और ये चीज़,
मतलब ये वाला कंपोनेंट m1g का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट 90 डिग्री बनाते हैं, ये बात मानते हो? बिल्कुल मानते हो। तो 90 डिग्री में से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसे कितना होना चाहिए? इसे तो थीटा होना चाहिए, तभी तो दोनों ऐड होके 90 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा। तो अब हमें पता चल गया कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट कौन सा है। अब हम डिनोट कर सकते हैं कि कॉस थीटा कहाँ पे लगेगा और साइन थीटा कहाँ पे लगेगा। उसी के लिए हम इतना उलूल जुलूल कर रहे थे। तो m1g और थीटा के पास वाला कॉस थीटा लग जाएगा इधर, और इधर लग जाएगा m1g साइन थीटा। और टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन वैसे इधर नहीं, ऐसे सरफेस के साथ ही साथ बनाते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इधर टेंशन लग रहा है, ठीक है। नाउ हम m1 के लिए, सिर्फ m1 के लिए इस वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं x डायरेक्शन और इस वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं y डायरेक्शन, ठीक है। ये हमने मान ली x डायरेक्शन और ये मान ली हमने y डायरेक्शन। तो और हाँ, एक और बात, जब भी कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं, जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं, तो जो ऊपर वाली बॉडी और जो नीचे वाली बॉडी है वो नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। आपको बताऊं, ठीक है, ये रहा एक सरफेस है और ये रही बॉडी। तो बॉडी के ऊपर ना एक नॉर्मल फोर्स हमेशा लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जो फोर्स mg लगा रही है, mg के बराबर हमेशा होगा नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे किसके बराबर है? m1g cos थीटा के बराबर, मतलब mg के cos थीटा वाले कंपोनेंट के बराबर। नाउ अब फॉर m1 हमें बोला क्या है? m1 रेशियो m2 निकालने के लिए। तो फॉर m1 इन x डायरेक्शन, या फिर आप लिख सकते हो फॉर इक्विलिब्रियम ही हम रेस्ट पे तो ला रहे हैं इसे, तो फॉर m1 इन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ m1 इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर की तरफ क्या है? टेंशन है, तो टेंशन। इसी के साथ ये हमारा हो गया x डायरेक्शन में एक चीज निकल गई। अब m2 के लिए हम चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ हमारी निकल जाएगी यहाँ पे m2g, ये इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ एक m2g लग रहा होगा और एक ऊपर की तरफ t लग रहा है। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे कंपोनेंट लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इंक्लाइंड प्लेन थोड़ी है, ये तो सीधा सीधा 90 डिग्री वाला प्लेन है। तो सीधा सीधा इसे करते हैं। तो 4, अब ये डायरेक्शन कौन सी है? y डायरेक्शन है। 4 m2 इन y डायरेक्शन t इज इक्वल्स टू m2 बराबर g। अब ये टेंशन और ये टेंशन बराबर होता है, तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर है। देयरफॉर m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू m2g। g से g कटा, तो m1 m2 मैं इधर ले आ रहा हूं, इधर 1 बचेगा, और साइन थीटा मैं इधर ला रहा हूं, साइन थीटा इधर ला रहा हूं। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू रख देते हैं 30। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/1/2 क्या हो जाएगा? 2/1। तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 2:1, यानी m1 और m2, अगर m2 x है तो m1 2x है, यानी डबल है। ठीक, ये हमने निकाल दिया रेशियो। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर हुए? एक कंपोनेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कंपोनेंट कैसे निकलते हैं, क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे। ये हमने इस स्टेज पे रखा कि रेस्ट स्टेज पे है। आपने मूवीज़ में देखा हो कि हीरोइन और जो हीरो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रस्सी से पकड़ के बांध लेते हैं, एकदम ऐसे पकड़े रखते हैं। ठीक, तो m1 मान लो
हीरोइन है जो गिरने वाली है, और या M2 मान लो हीरोइन है जो गिरने वाली है, और यहाँ से इस पहाड़ी पे M1 है जिसने एक रस्सी से हीरोइन को पकड़ रखा है, ठीक। नाउ ये जो टेंशन लग रही है ना, ये किस स्टेज पे, यानी जो हीरो होगा अपना जो हीरो है उसको हीरोइन के 2 गुना ज़्यादा वजनदार होना पड़ेगा, या फिर 2 गुना ज़्यादा मास गेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो M2 को बैलेंस कर पाए। वरना M1, मिनिमम केस बता रहा हूँ, मिनिमम केस M1 को इतना ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा, वरना तो वो हीरो और 2 से कितना भी गुना ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लो अगर लड़की 50 किलो की है तो हीरो को 100 किलो का तो होना ही पड़ेगा हीरोइन को बचाने के लिए, वरना तो उसकी प्रेमिका गई। वैसे ही M2 के साथ अगर M1 हल्का सा भी अगर ये मान लो ये 50 किलो ये बचा ही नहीं पाएगा, हीरो बचा ही नहीं पाएगा, ठीक। तो आप देखते हो ना मूवीज़ वगैरह में अगर रस्सी टूट रही है, वो रस्सी नहीं टूटती है, वो हीरो की गलती होती है, हीरो ही सक्षम नहीं होता है हीरोइन को बचाने के लिए। वरना रस्सी तो टेंशन झेल रही है, रस्सी तो इधर की तरफ भी टेंशन झेल रही है, इधर की तरफ भी टेंशन झेल रही है। हाँ वो अलग बात है, अगर यहाँ पे कोई पहाड़ पे नोकीली चीज़ है वो काट रही है, वो अलग बात है, उसके लिए भाई आई एम सॉरी। नाउ अब हम इसको करेंगे एक अलग तरीके से। लेट्स सपोज ये तो हमने मान लिया रेस्ट कंडीशन में कि हाँ हीरो और हीरोइन लटके पड़े हैं, लेकिन अगर हीरोइन नीचे जा रही है, या अब हीरो हीरोइन को साइड में रखते हैं, हम मासी से ही बात करते हैं। M2 नीचे जा रहा है और M1 ऊपर जा रहा है, या फिर अगर हम कंडीशन के गिवन के हिसाब से बात करें तो M1 किसके बराबर, M1 भारी है और M2 किसके हिसाब से, M2 छोटा है और M1 भारी है, तो इस हिसाब से M2 को इधर जाना चाहिए और M2 को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने ऐसा केस ही बनाया है कि इसे ऐसे अरेंज करा है कि ये भारी और हल्का होते समय भी, ये भारी और हल्के होते हुए भी ऐसे थीटा पे हमने रखा है कि mg का साइन थीटा इसे ऐसा बैलेंस करेगा कि ये दोनों इक्वली बैलेंस रहेंगे, ना कोई इधर मूवमेंट करेगा ना कोई इधर मूवमेंट करेगा। लेकिन लेट सपोज कि मूवमेंट करते भी हैं, तो मूवमेंट करेंगे भी कैसे, एक इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, एक इधर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर इधर की तरफ मूवमेंट करेगा तो FVD में क्या चेंज आएगा, FVD में आ जाएगा एक सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स क्या होता है, लेट सपोज कि M2 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, M2 कर रहा है ऊपर की तरफ मूव, तो सूडो फोर्स लग जाएगा नीचे। सूडो फोर्स क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है और जिस भी एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है, लेट से A और A से ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसके मास से मल्टीप्लाई करके हमें सूडो फोर्स लगा देना है। तो M2 में हम इधर की तरफ, ग्रीन से लगाता हूँ ज़्यादा बढ़िया लगेगा, इधर की तरफ सूडो फोर्स लगा देंगे, जो हमने इसी के मास से इसकी एक्सेलरेशन को, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो एक्सेलरेशन अपोजिट करके इसी के मास से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही M1 में हमने देखा कि ये इधर की तरफ जा रहा था एक्सेलरेशन से, तो हमने T के साथ एक और कंपोनेंट जोड़ दिया जिसका नाम है M1A। ये इसकी सूडो फोर्स हो गई और ये इसकी सूडो फोर्स हो गई। अब सूडो फोर्स कोई भी आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं है, हम बैलेंस आउट करने के लिए सूडो फोर्स लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्चुअल फोर्स है, लेकिन सूडो फोर्स शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। तो x और y में अगर हम सॉल्व करें इसे तो वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। x में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x और y में पहली बात, ये M1 के लिए सॉल्व करा है और ये M2 के लिए सॉल्व करा है। कहीं बच्चे सोचने लग जाए सर ये तो x डायरेक्शन में सॉल्व कर दिया, सर y डायरेक्शन में M2 कहाँ है, M2 तो है ही नहीं y डायरेक्शन में। देखो बच्चे, ये M2 अलग कंडीशन के लिए सॉल्व करा है। वैसे ही M1 के लिए 4M1 लिखने की जरूरत है क्या, सीधा लिखता हूँ M1 इन y डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो y डायरेक्शन कह रहा हूँ, x डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यानी यहाँ पे M1 g sin थीटा इज इक्वल्स टू T प्लस
m1a, ठीक है। देखते हैं कि हमारी ये कंडीशन ये वाली ट्रू आती है कि नहीं आती इसको सोल्व करने पे। वैसे ही m2 इन y डायरेक्शन में क्या है, t इज इक्वल्स टू m2g प्लस m2a, ठीक है। अब t इधर फेंक देते हैं पहले इसे, m1g साइन थीटा माइनस m1a इज इक्वल्स टू t, और वही इक्वल्स टू, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि दो इक्वेशन को डायरेक्टली लिंक्ड कर दे रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा m2g प्लस m2a। अब t से t को हटाते हैं, सिंपली पहले लिखते हैं m1g साइन थीटा माइनस m1a इज इक्वल्स टू m2g प्लस m2a। m1 और m2 का हमें रेशियो निकालना है, ये m1 का m2 कैसे होगा, या कैसे बात करें, ये m1 ही होगा। अब m1 और m2 का हमें रेशियो निकालना है, तो हमें सिंपल वेरिएबल में चाहिए होगा, सिंगल वेरिएबल में चाहिए होगा, तो m1 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे होगा g साइन थीटा माइनस a, वैसे ही यहाँ पे m2g प्लस a। अब थीटा में दे रखा है 30, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, तो g, तो ये हो जाएगा g/2 माइनस a इक्वल्स टू m2, यहाँ g प्लस a का g प्लस a उतर जाएगा आराम से, और इसका एलसीएम लेके g माइनस 2a/2, सॉरी थोड़ा टेढ़ा चलेगा, इज इक्वल्स टू m2 g प्लस a। नाउ m1 बाय m2 कितना होगा, m2 इधर फेंक दिया, 2 इधर चले गए, ये इधर चले गया, तो ये हो जाएगा 2 उधर गया, तो ये हो जाएगा 2g, 2 सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, या मल्टीप्लाई क्यों करूँ, सिंपल ब्रैकेट में रखता हूँ, 2g प्लस a अपॉन में क्या आएगा g माइनस 2a। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने ऐसी कंडीशन रखी थी, ये तो हम सपोज कर रहे हैं कि एस्केलेट कर रही हो, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हमने ऐसी कंडीशन रखी है कि जो एस्केलेशन यहाँ पे होगी नहीं, एस्केलेशन 0 होगी, ये बॉडी रेस्ट पे है, चाहे मासेस इनके बड़ी ही क्यों ना हो। तो अगर मासेस बड़ी क्यों ना हो, एस्केलेशन 0 है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिंपल m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू 2g बाई g से g कटा, तो बचेगा m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 2:1, ठीक। और चेक कर लो, सॉरी चेक कर लो कि आंसर आपका ठीक आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। m1 है रेशियो m2 इक्वल्स टू 2:1, वैसे ही m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2:1 हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा कि सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं। सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, कोई भी एस्केलेशन, कोई भी बॉडी है, उसके एस्केलेशन के अपोजिट साइड में उसी के मास से उसी की एस्केलेशन मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है, एक फोर्स बना देना है जिसका, और जो वो फोर्स बनेगा वही सूडो फोर्स कहलाएगा। और वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में अलग अलग सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, और वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करना तो अब आपकी खूबी बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले चैप्टर से करते आ रहे हो, मोशन इन प्लेन से करते आ रहे हो, मोशन इन प्लेन से करते आ रहे हो, प्रोजेक्टाइल उसी में ही है, एक प्रोजेक्टाइल से करते हुए आ रहे हो। और वही हमने सीखा कि इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसे कोई क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये मान लो दे रखा होगा 5 kg दे रखा होगा, ये होगा 10 kg दे रखा होगा, नहीं भी दे रखा होगा तो अपनी तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट आराम से नीचे आ रहा होगा, और वही ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे m1 और m2 दे रखा हो तो आप अपनी तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर और किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे ला सकते हो। लेकिन ऐसा मत कर देना कि दोनों ही ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट को नीचे ला रहे हो, वरना तो रस्सी बुरा मान जाएगी। भाई रस्सी ये भाई पुली है, पुली ठीक, कोई वो जादूगर नहीं है। तो अब 5 kg और 10 kg में 5 kg वाला ऊपर जाएगा, 10 kg वाला नीचे आएगा, तो उसमें सूडो फोर्स और ग्रेविटी लगा के
इसकी भी टेंशन आप निकाल सकते हो। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपका एक्सेलरेशन गायब कर देगा और बोलेगा बताओ ये कितनी ऊपर, ये जो 5 kg वाला मास है ये कितना ऊपर से जा रहा है ना, 10 kg वाला कितना नीचे, कितनी तेजी से नीचे जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। और वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि रस्सी पे टेंशन बता दो, एक्सेलरेशन दे देगा, रस्सी पे टेंशन बोल देगा। या फिर आपसे एक का मास देगा, एक का मास नहीं देगा, आपको एक्सेलरेशन और टेंशन दे देगा, एक का मास पूछ लेगा। ऐसे सारी चीज़ें देखिए, कोई एक चीज़ मिसिंग कर देगा या फिर हाँ, या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दे देगा जिससे कुछ चीज़ें निकल सकती हैं और उन चीज़ों से भी कुछ चीज़ निकल सकती है और सीधा आपसे उन चीज़ों से निकलने वाली चीज़ों का चीज़ें पूछ लिया जाए। ठीक, तो भाई मतलब वही वाली बात है, कहना क्या चाहते हो। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में x चीज़ हम उससे निकाल सकते हो और उस x चीज़ से y चीज़ निकाल सकते हो। अगर x चीज़ निकालने के लिए कहा तो वो तो आ जाएगा 2 नंबर में आ जाएगा। अगर y चीज़ निकालने के लिए तो वो आ जाएगा आपका कितने नंबर में, 3 नंबर में आ जाएगा, क्योंकि उसमें x वाली चीज़ भी निकालनी है फिर y वाली चीज़ भी निकालनी है। मान लो y से कोई z चीज़ भी निकाल सकते हो तो ये आपका 4 नंबर का नहीं होता ना, 5 नंबर का बनता है, या फिर आपका ऐसे स्टेप वाइज में बन जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि पुली कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं देख लूँ कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। चलो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है और इसी बहुत बढ़िया तरीके से हमने पुली कवर कर लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है फ्रिक्शन और उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने वन शॉट के एंड की तरफ। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक अब आता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? ए कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टैक्ट में हो और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट उनमें से, कोई भी एक ऑब्जेक्ट या 2 भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, तो जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है जो कि उनके मोशन को रोक रहा हो, अपोज कर रहा हो, उसे ही हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। नाउ हैशटैग यानी ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में लगाना है आपको फ्रिक्शन, तो आप सिंपल से देखो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा फ्रिक्शन लगेगा। नाउ फ्रिक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेमेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी मोशन इन द रेस्ट पोजीशन। कोई भी जो रेस्ट पोजीशन में, मान लो एक फ्रिक्शन है कह रहा हूँ, सॉरी, एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है, वो ऐसे लेटी पड़ी है, ठीक, लेटी पड़ी है या फिर रेस्ट पे है। तो अब जब मैं उस पर धक्का लगाऊंगा, धीरे धीरे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन पे वो थोड़ा मूव होने लगा। लेकिन 1 से 5 न्यूटन में, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर वगैरह बिल्कुल नहीं हूँ कि मैंने ऐसे नाप दिया, मैं बस अज्यूम करवा रहा हूँ आपको कि हाँ ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा होगा। तो जब रेस्ट पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहती है, उनके जो बीच का जो फोर्स है, एक सरफेस और जो ऑब्जेक्ट, उनके जो बीच का फोर्स है जो रेजिस्ट कर रहा है उनको मोशन में आने को, उसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेमेटिक फ्रिक्शन जो मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट पे क्या नहीं लगता होगा, जब साइकिल चलाते हो तो आपके टायर पे क्या फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे F स्टैटिक से डिनोट करते हैं और काइनेमेटिक को F काइनेमेटिक से डिनोट करते हैं। इनके फॉर्मूले क्या बनते हैं, μs इंटू n होता है हमारा नॉर्मल यानी m इंटू जी के बराबर। यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सी बात है, ये आपका सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वो आपका नॉर्मल होगा। आप देख लेना क्वेश्चन के हिसाब से वो किसके बराबर बैठ रहा है। और μs क्या है, μs की वैल्यू और म्यू के ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इनकी वैल्यू आपको दी होगी। आपको बोला होगा कि लेट μs इक्वल्स टू 0.2 या फिर म्यू के इक्वल्स टू 0.1, ऐसे आपको वैल्यूज दे रखे होंगे। नाउ एक यहाँ पे सिनेरियो बैठा रखा है कि F नेट जो होगा ना वो 0 होगा। कब तक 0 होगा, जब तक F स्टैटिक F एक्सटर्नल के बराबर होगा। ये फिजिक्स के बुक सरफेस, और ये क्या कहते हैं इसे, रेफिलो वाइट बोर्ड मार्कर इंक। वाइट बोर्ड मार्कर जो इंक है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब मेरे को इसको मूव कराना है, ठीक, मेरे को इसको मूव कराना है, तो F स्टैटिक जो होगा वो F एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। तो F स्टैटिक F एक्सटर्नल के बराबर कैसे होगा,
वो तब तक होगा जब एफ एक्सटर्नल एक मिनिमम अमाउंट तक लग रहा है। जैसे मान लो मैंने हल्का सा बस छुआ है, क्या फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा फोर्स लगाया है, वो इतना छोटा फोर्स है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसके बराबर बैठ रहा है। लेकिन फ्रिक्शन की भी एक हद तक हद होती है कि वो उतना ही रोक सकता है, उससे ज़्यादा अगर एफ एक्सटर्नल लग गया तो वो चले जाएगा। तो जब तक एफ स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, तब तक एफ नेट जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? सिंपल सी बात है, जो जितना फोर्स लगा है उतना एफ काट दे रहे हैं, उतना फ्रिक्शन काट दे रहा है, तो ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही अब फॉर्मूले में आपको बता दिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हो गया हमारा थ्योरी वाला पार्ट, एंड अगेन फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि थ्योरी भी आती है, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आप नहीं करके जाओगे तो भाई पछताओगे, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। तो अब हम कर लेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, और ठीक, हम करने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अब जिनको नहीं पता बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है वो अभी बताता हूँ उन्हें। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये यहाँ पे हमारी कार आ गई, ठीक है। ठीक है, अब ये कार ये अंदर की तरफ, यानी ये बोर्ड के अंदर की तरफ डायमेंशन में जा रही है, ये आप समझ सकते हो। ठीक, तो अब बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है? आपने देखा हो फार्मूला 1 रेसिंग में, फार्मूला 1 रेसिंग जो गेम्स होते हैं, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। फार्मूला 1 कार की रेसिंग्स के गेम होते हैं। तो उसमें एक जो ट्रैक बना रहता है, ये मान लो पूरा अगर ट्रैक है तो ट्रैक से हल्का सा टिल्टेड ऐसे में उनकी गाड़ी चलती है, मतलब टेढ़े में चलती है। जैसे मौत का कुआं तो एकदम पूरा सीधा होता है ना, लेकिन उनकी जो हल्का सा, बस इतना सा इंक्लाइंड, हल्का सा उनका सरफेस जो होता है वो हल्का सा इंक्लाइंड होता है। अब पहली बात तो ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर सीधा होगा, सीधा अगर होगा, अगर ये जो कार अगर सीधी चलेगी, इस वाले सरफेस पे चलेगी, तो इस पर फ्रिक्शन लगाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये आउट ऑफ ट्रैक भी जा सकती है, और एक तो अच्छा भी लगता है, लुक भी अच्छा आता है, ऐसे टेढ़े में गोल चक्री में घूमते हैं, ऐसा लगता है कि कितना डिफिकल्ट टास्क है, और वास्तव में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है ये। मैंने तो ट्राई कभी किया नहीं, करेंगे भाई। तो इंक्लाइंड प्लेन है, अब इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी, ठीक, बस इतना हमें पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो हमारा कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो हमने ले लिया है म्यू। ध्यान देना, मैं दो टॉपिक एक साथ साथ क्लियर करा रहा हूँ। एक तो बैंकिंग ऑफ रोड, ये आपकी 5 नंबर की, डायरेक्ट 5 नंबर की, और ये मैं बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप इसी साल का हाफ ईयरली का एग्जाम उठा के देख लेना, 5 नंबर में आई है ये जो बैंकिंग ऑफ रोड की क्या कहते हैं इसे, डेरिवेशन, ठीक है। सो ध्यान देना, मैं फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं और बैंकिंग ऑफ रोड, ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। तो अब ये कार है, ये कार, अब इस कार के तरफ ग्रेविटी लगेगी, कोई भी, अब मान लो बॉडी है ये, ठीक, तो इस पे ग्रेविटी लगेगी। मान लो इस कार का वेट था, इस कार का मास है, m, हमने चीज़ें लेट कर रहे हैं, ठीक है। और जी को तो एस्केलेशन तो जी लेट करो। और एक और बात, बैंकिंग ऑफ रोड में सर्कुलर वे में चलती है गाड़ियाँ, है ना। बैंकिंग ऑफ रोड में ऐसे ही तो होता है, ऐसे, या ये तो अभी मैंने ऊपर वाला व्यू दिखाया है, ये थोड़ा ऐसे में आता है, दिखाऊंगा आपको, रुको।
अगर ट्रैक को मैं बीच में से काट दूँ तो थोड़ा ऐसे में आता है। तो यानी आप देख रहे हो, अगर इसे कंप्लीट पूरा मैं कर दूँ तो ये पूरा एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। अब सर्कुलर मोशन आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा है तो जाके अभी पढ़ो। उसके बिना ये जो बैंकिंग ऑफ रोड वाला टॉपिक है ये थोड़ा चकरा जाओगे आप। तो जब भी ऐसे सर्कुलर वे में चलती हैं गाड़ियाँ, तो अगर मैं इसे सर्कुलर मोशन से रिलेट करने की सोचूं, तो यानी कुछ ऐसे, तो यहाँ पे जो भी बॉडी है वो बाहर जाना चाहता है, वो बाहर जानी चाहते हैं किससे, mv²/r से, सही बात। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, ये बाहर जाना चाहेगी, ये जो गाड़ी है ये बाहर जाना चाहेगी। कैसे, या ग्रीन कलर से कंपोनेंट बना लेते हैं, 2 मिनट रुको। जो मेन कंपोनेंट है वो ग्रीन कलर से बना लेते हैं, और जो मतलब जो मेन वेक्टर्स हैं वो ग्रीन कलर से बना लेते हैं, और जो कंपोनेंट है वो उससे बना लेंगे, रेड कलर से बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा mv²/r। 2 मिनटों को मेरे को देखने दो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई आपको, हाँ आपको दिख ही नहीं रहा, सही बात। 2 मिनट रुकना बस, हल्का सा ये ऐसे हो जाएगा ना, ठीक। ये रेड लाइन ऐसे बना रही है कि इसके आगे जाना ही नहीं है, लेकिन तब भी मैं जा रहा हूँ, क्यों पता नहीं, ठीक। तो mv²/r, और नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी का फोर्स, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लगा, एक तो सीधा बनाते पहले इसे, नीचे लगा ग्रेविटी mg, ठीक, मास हमने m माना है, और इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि है म्यू और SN, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, सही बात। और कोई फोर्स लग रहा होगा, एक ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी, एक mv²r, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो बाहर जाने की कोशिश करती हैं, हर कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट होता है, तो mv²r बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग ऑफ रोड में फ्रिक्शन लगता है, और ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अब इनके तोड़ते हैं हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हमें पता है कि mg के 2 कंपोनेंट टूट सकते हैं, एक तो इधर टूट सकता है, वेट, हाँ एक इधर टूट सकता, पहले तो यार एक इसे ना थोड़ा 90 डिग्री टाइप बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए, हाँ अब आएगा समझ। तो नॉर्मल के एक वे में टूटेगा, नॉर्मल के जस्ट अपोजिट में एक टूटेगा, जो कि होगा mg कौन सा, cos थीटा। अब ये cos थीटा क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, ये थीटा तो ये 90, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट के बीच के जो एंगल बनते हैं वो 90 बनता है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होना चाहिए, दोनों को ऐड मिलके 90 बन रहा है। और इधर एक कंपोनेंट टूटेगा और वो टूटेगा कौन सा, mg साइन थीटा। वैसे ही mv²r में अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये थीटा है, अगर अब ये वाला एंगल देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल अभी वाइट से मार्क करा है मैंने, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो एक इसके कहाँ टूटेंगे, इसके एक इधर टूटेगा, एक इधर टूट जाएगा, हाँ एक इधर टूट जाएगा, एक इधर टूट जाएगा, ठीक। और इसको थोड़ा बाहर की तरफ सही से बना देते हैं। mv² बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, सरफेस को थोड़ा ठीक कर देते हैं, हाँ जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो mv² r इधर लग रहा है, तो mv² भी एक वेक्टर है, इसके भी कंपोनेंट तोड़ रहे हैं हम, एक तो इधर की तरफ टूटेगा, एक इधर की तरफ टूटेगा। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट पूरा 90 बनाता है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो mv²/r के लिए ये पास वाला थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा
mv²/r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट निकलेगा जो बनेगा mv²/r sin थीटा। ठीक, और ऊपर से एक और नोटेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे x और यहाँ पर y। एक और चेक कर लूँ मैं, चलो ठीक है, आ गया है। अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। तो आइए डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। हम सीधा सिंप्लीफाई करेंगे कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में चीज़ों को तोड़ेंगे। सबसे पहले इन x डायरेक्शन, मैं देखो प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि फॉर द कार इन द x डायरेक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड इन द x डायरेक्शन, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम वगैरह जो भी आप लिखना चाहो वो लिखना। ठीक, तो mg sin थीटा प्लस म्यू एस एन इज इक्वल्स टू mv²/r cos थीटा। ऐसे ही y डायरेक्शन में नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। ये कौन सी डायरेक्शन में? ये y डायरेक्शन में है। तो अब चाहे नॉर्मल y डायरेक्शन में हो चाहे x डायरेक्शन में हो, नॉर्मल की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो अगर नॉर्मल की वैल्यू y डायरेक्शन में ये है तो यही वैल्यू नॉर्मल की वैल्यू, मतलब यही नॉर्मल की वैल्यू x डायरेक्शन में भी होगी। तो अगर मैं इस वाली एक्सप्रेशन से n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन आपको सीधा लिखना, आपको सीधा ऐसे एरो बना के नहीं लिखना, आपको सीधा बढ़िया तरीके से लिखना है कि वी आर पुटिंग नॉर्मल फ्रॉम y डायरेक्शन एक्सप्रेशन टू द x डायरेक्शन एक्सप्रेशन, एंड हियर इट इज mg sin थीटा प्लस म्यू एस, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या लिया था? म्यू लिया था, और n का mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। ठीक है, नाउ ये हो गया। अब ये जो पूरा कंपोनेंट है ये इधर लिख दो, इसको तो कोई, इसकी तो कुछ छेड़ा ही नहीं हमने। अब एक और बात आपसे करनी है कि आप चलो क्वेश्चन करने लग गए लेकिन आप निकाल क्या रहे हो? सोचा आपने? नहीं ना? तो मैं बताता हूँ। देखो, आप निकाल रहे हो कि इस कार में बैंकिंग ऑफ रोड की जो वो होती है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, डेरिवेशन होती है। वो एक तो बताती है थीटा की आप वो बता दोगे, क्या कहते हैं, थीटा की एक्सप्रेशन बता दोगे, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बन सकती है आप वो बता दोगे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो वही हम निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, फाइंड करना है वी मिनिमम, मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। मिनिमम वेलोसिटी जितनी होगी वो सेफेस्ट वेलोसिटी होगी। सेफेस्ट वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लो एक रोड पे ट्रक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, लेट सपोज कर रहे हैं बस कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल सकता है। अगर उससे ज़्यादा चला तो वो घसीट जाएगा पूरा। तो सरकार क्या करेगी? सरकार वो 50 किलोमीटर पर आवर ही लिखेगी? नहीं, सरकार लिखती है 10 किलोमीटर पर आवर। सरकार अब चाहे कुछ भी लिखे, हम सपोज कर रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस क्रॉस लिमिट को भी पार कर जाएं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो, बहुत मिनिमम हो। तो वी मिनिमम हमारी होगी वेलोसिटी जो मिनिमम हम चला सकते हैं बिना घसीटे। ठीक, लेकिन अगर हमें सेफेस्ट वेलोसिटी निकालनी है, सेफ वेलोसिटी है, तो वो उससे कम होगी, और उसके लिए भी अलग अलग काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई होते हैं कि सड़क पे पानी तो नहीं है, सड़क बनी किस चीज़ की है, तो वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। अभी आपको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, mg sin थीटा प्लस
मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं, ठीक, म्यू तो काफ़ी बढ़िया बन गया, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू को इससे मल्टीप्लाई करा, म्यू को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, एम वी स्क्वायर आर साइन थीटा बाय म्यू, नाउ दिस वन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमें निकालनी है वी मिनिमम, यानी वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल सी बात, वी निकालना है हमें। तो कभी भी अगर कोई भी चीज़ हमें निकालनी है और वो एक इक्वेशन में 2 बार दे रखी हो, तो हमें ट्राई करना है, हमें रिफॉर्म करना है उसे, कि हम उसे एक बार में कर दे, मतलब उसे एक बार जो 2 अलग अलग क्या वेरिएबल, जो 2 सेम वेरिएबल, एक सेम वेरिएबल 2 बार आ रहा है या फिर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो उसको आप कॉमन लेके देन सॉल्व करो, ताकि जो आपको निकालना है उसको निकालने में आसानी हो। तो एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा इधर ही रखते हैं, एम वी साइन थीटा म्यू को उधर भेज देते हैं। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर आर साइन थीटा म्यू। अब डिवाइड कर रहे हैं हम, अब 2 मिनट को इसको बढ़ने हो जाते इसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड को cos थीटा से। cos थीटा से क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी हम डायरेक्शन निकालते हैं ना, हम प्रेफर करते हैं tan थीटा में निकालें। tan थीटा में क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे ऐसी कंडीशन में रखा होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस ज़्यादा इजी होता है निकालना। तो डिवाइडिंग बाय cos थीटा, तो साइन थीटा था, साइन थीटा से cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा तो चले जाएगा, साइन थीटा से cos थीटा जाएगा, वो tan थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एम जी tan थीटा प्लस म्यू एम जी, अब cos थीटा तो कट जाएगा, अब यहाँ पे भी ऐसे cos थीटा कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, साइन थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। उसी के साथ अब मैं क्या करूँगा, एम वी स्क्वायर बाय आर को कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ से एम जी को कॉमन ले लेता हूँ, एम जी, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा प्लस म्यू, और यहाँ पे यह है एम वी स्क्वायर बाय आर 1 माइनस tan थीटा म्यू। सो मास से मास गया, ठीक। अब v स्क्वायर, सिंपल v स्क्वायर हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो सिंपल v स्क्वायर के टर्म्स में सारी वैल्यू उधर की तरफ फेंक देंगे, v स्क्वायर एक तरफ रखेंगे। तो v स्क्वायर हमने एक तरफ रखा, और ये था ना, ये वैल्यू थी, तो r बाय tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में वी स्क्वायर फेंकना था, आर उधर फेंका, 1 माइनस tan थीटा म्यू इधर फेंका, ठीक है। नाउ v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, रूट आर म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आपकी आ जाएगी v स्क्वायर की एक्सप्रेशन। अब चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हो। आपसे सीधा सवाल एमसीक्यू में सवाल पूछेगा कि आपको एंगल इतना दे रखा है, रेडियस इतना है ना, सर्कुलर पाथ का रेडियस इतना है और कोफिशिएंट फ्रिक्शन इतना है, tan थीटा आपको आपसे बोल देगा इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, इसकी
2 मिनट रुकता हूँ। इसकी सॉरी मिनिमम वेलोसिटी बताओ, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम वेलोसिटी बताओ कि कितने स्पीड पे ये चले ताकि ये सेफ रहे, ये बैंकिंग ऑफ रोड में सेफ रहे। अब ये तो हो गया कि ये वाली जो वो बनी है, ये वाली जो एक्सप्रेशन बनी है वो बनी है अगर इंक्लाइंड प्लेन हो। लेकिन अगर केवल ऐसा, जैसे जो पार्क होते हैं, पार्क के बीच में जो रास्ते वगैरह होते हैं थोड़े, अगर मान लो टिल्टेड वे में है, सर्कुलर वे में मान लो, ठीक, हाँ पार्क होता है, कोई पार्क होता है, पार्क के एकदम बाउंड्री में जो रास्ते बने होते हैं एकदम सर्कुलर होते हैं। तो अगर कोई वहाँ पे अपनी साइकिलिंग कर रहा है या फिर कार चला रहा है, अब कार में मतलब पार्क में कार कौन चलाएगा, अब वो तो कोई और ही हो सकता है, छोड़ो। तो हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रोड है ये अब बैंक्ड नहीं है, मतलब ऐसे इंक्लाइंड नहीं है, एकदम ऐसे चिपटा हुआ है। चिपटे रोड पे हम साइकिल चला रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारा जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर थीटा 0 होगा तो टेन थीटा तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी इधर, टेन थीटा अगर 0 तो म्यू टेन थीटा पूरा 0 हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे सिर्फ 1 बचेगा, और इधर टेन थीटा अगर 0 हो गया तो इधर म्यू बचेगा। और वेट, हाँ एक चीज़ तो हम भूल ही गए, यहाँ पे जी था ना हमारा, यहाँ पे जी का ये जी कहाँ गया, ये वाला जी भी तो कहीं जाएगा, मास से मास कटा वेलोसिटी, तो आर जी, हाँ आर जी, और इधर भी जी लगेगा, ठीक। तो टेन थीटा इधर पूरा 0 हो जाएगा, तो म्यू आर जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी इस कंडीशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी रूट म्यू आर जी, ठीक है, जब इंक्लाइन प्लेन नहीं होगा। और जब इंक्लाइन प्लेन होगा तब मैंने आपको बता दिया। और ये कितनी सिंपल थी भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल थी यार ये, और ये 5 नंबर में आ जाती है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बैंकिंग ऑफ रोड की आप एक्सप्रेशन डिराइव कर दो। वैसे अब फाइनल पेपर में तो 3 नंबर की आ सकती है, 3 नंबर में भी भाई बहुत सिंपल चीज़ है, मैं तो कहूँ एमसीक्यू में 2 से ठीक, एमसीक्यू में कैसे दे सकते हैं, 2 नंबर में 2 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नहीं, फ़ायदा आपका ही हो रहा है, 3 नंबर में मिल रही है। तो अब यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन भी कंप्लीट हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड भी कंप्लीट हो गया, और यही हमारे लास्ट टॉपिक थे। सर्कुलर मोशन आपको पढ़ा रखा है मैंने मोशन इन प्लेन में। तो यहीं पे हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाता है, पूरा चैप्टर एकदम स्वाहा हो जाता है। अब मैं मिलूंगा आपको केमिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर लेके। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, शायद यही नाम है। तो मिलते हैं तब वहीं पे, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।